अस्सलाम वालेकुम। ये तैमूर रहमान की जो वीडियो पर अली हसन साहब ने जवाबी वीडियो की है, बेसिकली तो वो नीटशे के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने मार्क्स के हवाले से बड़े डिस्पैरेजिंग जुमला कहा और मार्क्स को एक तरीके से उन्होंने कहा हेगल और मार्क्स, मार्क्स का रक्षा और हेगल और मार्क्स और नीश्टे। तो उनके ख्याल में नीटशे और हेगल हैं वो मार्क्स से बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अल्टरनेट नुक्ता नज़र रखूँ। लाज़िमी बात है इसमें डिबेट है। अली हसन साहब से हमारा एहतराम का रिश्ता है। नेचुरली हर उस शख्स की कदर की जानी चाहिए जो किताबें पढ़ता है, सोचता है, सवालात उठाता है और एक शाइस्ता अंदाज में जो है वो गुफ्तगू करता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपना जो है मारूज़ा गोशगुज़ार करूँ उनके भी और सामईन के भी। जब एक तो मैंने पार्ट 1 में ये बात कही कि मार्क्स किस तरह अली हसन साहब का ये नुक्ता नज़र गलत है मेरे ख़्याल में कि पीटर सिंगर और बहुत सारे लोगों ने भी मार्क्स को बहुत बड़ा फ़लसफ़ी करार दिया और बड़ा इन्फ्लुएंशियल फ़िगर करार दिया, सोशियोलॉजिस्ट और वो। और उसके बहरहाल मैंने मिसालें भी दी, आप पार्ट 2 उसमें देख सकते हैं। और फिर मैंने उसमें ये बताया कि चले हम मार्क्स के दावों को असेस करते हैं, लेकिन इससे पहले ये बात पेश नज़र है जो मैंने पार्ट 1 में भी कही कि मार्क्स से पहले फ़लसफ़ा जो है वो ज़्यादातर मुहीत रहा या फ़लसफ़ा ज़्यादातर इस बात पर अ, बातें करता रहा कि रानाई क्या है, अंगड़ाई क्या है, शहनाई क्या है, बीनाई क्या है, माफ़ोकुल फ़ितरत चीज़ें, ये सारे उस पर। तो मार्क्स के फ़लसफ़े का जो जो लोग समझना चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उसका बेसिक क्रक्स ये था कि अगर फ़लसफ़े के काम गौर-व-गौस करना है, गहराई में जाके सोचना है, तो इंसानी मसाइल पे क्यों ना सोचा जाए? क्यों ना सोचा जाए कि क्यों लोग जून की तपती गर्मी पर बच्चे नंगे पैर घूम रहे होते हैं और दिसंबर की सख्त सर्दी में ठठर के मर रहे होते हैं? क्यों एक तरफ हमें साउथ पैसिफिक ओशन में जो है वो अमेरिका हज़ारों टन गंदम फेंक देता है और सोमालिया में, सूडान में, यमन में, कई ममालिक में हमें इंसानों के ढांचे नज़र आते हैं। तो मुख्तसर में ये एक थोड़ी-सी मिसाल देकर बता रहा हूँ कि मार्क्स ने कहा कि इस गौर-व-गौस को, इस फ़िक्र को इंसानी मसाइल, भूख, गुर्बत, अफ़लास और एक बेहतर ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए। तो बकिया जो फ़लसफ़ी हैं, फ़लसफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने माबादुल तबियत चीज़ों पर, माफ़ोकुल फ़ितरत हस्तियों पर, इस पर अपना टाइम सर्व किया। मार्क्स ने खैर उस पे भी लिखा है, लेकिन मार्क्स ने फिर इस पर ज़्यादा बात की क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल फ़िलॉसफ़र था, वो जिद्दोजहद पे यकीन रखने वाला, काम पे यकीन रखने वाला, शायद वो उन चंद महदूद फ़लसफ़ियों में हो जिसने एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, कोई सियासी जमात बनाने की कोशिश की, उसका हिस्सा भी रहा, पॉलिटिकल लिटरेचर भी लिखा और फिर अपने आप को सिर्फ़ फ़लसफ़े तक महदूद नहीं किया, बल्कि उसने इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मोरालिटी, हालाँकि वो खुद फ़लसफ़े का स्टूडेंट था, लेकिन उसने दूसरी तमाम चीज़ों को भी बड़ा करीबी तौर पे पढ़ा, जो दूसरे फ़लसफ़ियों में आपको शायद इस तरह ना मिले उनका जो वो है। तो अब हम मार्क्स के दूसरे दावे की बात करते हैं, जैसे मार्क्स ने कहा जी तबका एक बहुत बड़ी रियलिटी है, सबसे बड़ी रियलिटी। अगेन हम क्योंकि मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी जो शायद शायद अली हसन साहब और दूसरे लोग समझने में थोड़ा-सा ये कासिर हैं। मार्क्स की जो फ़िलॉसफ़ी है वो बड़ी हद तक प्रैक्टिकल लाइफ़ के करीब है और उसकी फ़लसफ़े में इकोनॉमी का बड़ा अहम किरदार है क्योंकि वो ये कहता है कि ये सोसाइटी जो है सोसाइटी के जितने इदारे हैं ये सुपर स्ट्रक्चर है। इसकी जो बेस होती है, इसकी जो बुनियाद होती है वो इकोनॉमी होती है। मसलन मईशत बुनियादी तौर पे वो बुनियाद है जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो इसलिए मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी में इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी और दूसरे उलूम का बड़ा अमल दखल नज़र आएगा। अब ये समझ लें कि उसने फ़िलॉसफ़र के हवाले से भी बात की है कि पूरी इंसानियत की जो तारीख़ है वो तबक़ाती जद्दोजहद की तारीख़ है, तबक़ाती कशमकश की तारीख़ है। लेकिन मुख्तसरन अब हम ये कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि मार्क्स ने ये दावा किया है कि तबका एक रियलिटी है, तो मुझे अली हसन साहब बताएँ कि कहाँ ये उनको रियलिटी महसूस नहीं होती। आप लाख ढोल पीट लें कि सारे मुसलमान भाई-भाई हैं, यहूदी भाई-भाई हैं, ईसाई भाई-भाई हैं, हिंदू भाई-भाई हैं।
या पंजाबी भाई भाई हैं, सिंधी भाई भाई हैं। इन रियलिटी ये तो तबका है ना। अब इसकी मैं सादे से आपको मिसाल दूं, हार्वर्ड स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपको हिंदू सेट का बच्चा, मुसलमान सेट का बच्चा, यहूदी सेट का बच्चा, क्रिश्चियन सेट का बच्चा, पंजाबी चौधरी का बेटा, सिंधी वडेरे का बेटा, गुजराती सेठ का बेटा, सब मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 8, 10, 20, 50 किलोमीटर के फासले पे अगर कोई सिया फार्म मजदूर रहता है, कोई वाइट फार्म मजदूर रहता है, उसके बच्चे ख्वाब में भी नहीं देख सकते उसको। बिल्कुल इसी तरह अगर फर्ज करें कि बरतानिया में एक ईटन कॉलेज है जिसकी 67,000 पाउंड फी है, जो पहले 45,000 पाउंड होती थी। आपको हिंदू सेठ का बच्चा, मुसलमान सेठ का बच्चा, हर सेठ का बच्चा मिल जाएगा। लेकिन उसी कॉलेज के 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई अम, गोरा मजदूर रहता, उसका बच्चा ख्वाबों में भी नहीं देख सकता। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फर्ज करें कि इंडिया में आज मजदूर की तनख्वाह अगर 50,000 इंडियन रुपये है, कल ये 50,000 कोई गवर्नमेंट आ जाती है, 50,000 को 1 लाख कर देती है। तो अब मुझे बताएं, अनिल अंबानी जो हिंदू है, कोई पारसी सेठ, कोई मुसलमान सेठ, कोई सिख सेठ, उनका क्या रद्द अमल होगा? और जो मजदूर हैं, चाहे वो बिहार के हों, उड़ीसा के हों, बंगाल के हों, महाराष्ट्र के हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, ईसाई हों, उनका क्या रद्द अमल होगा? या फर्ज करें कि अमेरिका में अगर तनख्वाह बढ़ जाती है मजदूरों की, अचानक वेजेस अगर फर्ज करें कि वो $30 या $11 पर आवर है, और उसको कोई $30 या $40 कर दे, तो अमेरिका में रहने वाले मुसलमान, पैसे वाले, सेठ, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, उनका क्या रद्द अमल होगा? और जो अमेरिका में काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हों, एशिया के हों, अफ्रीका के हों, गोरे हों, काले हों, मुख्तलिफ मजाहिब के, उनका क्या रद्द अमल होगा? तो आपका जो रियलिटी है, असल रियलिटी तबका है, उसको आप कहाँ झुटलाएंगे? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर भाई सारे मुसलमान भाई भाई हैं, ठीक है, बात कहने में अच्छी लगती है, तो लाहौर में डिफेंस के मुसलमान में और लाहौर का जो धर्मपुरा, शादरा, कोट लखपत जो कच्ची आबादी हैं, उनके मुसलमान में इतने जमीन आसमान का क्यों फर्क है? अगर इसको आप कौमियतों की बुनियाद पर देखें कि अगर कराची में सारे महाजिर भाई भाई हैं, तो लालू खेत का महाजिर और डिफेंस का महाजिर क्यों डिफरेंट है? सारे पठान भाई भाई हैं, तो बनारस चौक का पठान और क्लिफ्टन का पठान डिफरेंट क्यों है? सारे पंजाबी भाई भाई हैं, तो आजम बस्ती का पंजाबी और डिफेंस का पंजाबी डिफरेंट क्यों है? सारे सिंधी भाई भाई हैं, तो शराफी कोट का सिंधी और डिफेंस का सिंधी डिफरेंट क्यों है? सारे बलोच भाई भाई हैं, तो लियारी का बलोच और डीएचए का बलोच जो है वो इतना डिफरेंट क्यों है? हिंदुस्तान में अगर आप मुंबई में देख लें, धारोवी जो कच्ची आबादी है, उसमें रहने वाला मुसलमान, हिंदू, सिख, दलित, निचली जात का जो भी है, उसकी एक ही मयार जिंदगी है। उसकी जिंदगी में और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की जिंदगी में क्या मुमासलत है? पाकिस्तान के मुसलमान में मोहम्मद बिन सलमान के मयार जिंदगी में क्या मुमासलत है? लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का मयार जिंदगी हो सकता हो वैसा हो जो जेफरी एप्स्टीन का था, जो यहूदी था। हो सकता हो वैसा हो जो मार्क जकाबर्ग का है, जो गालिबन यहूदी है। डोनाल्ड ट्रंप का हो जो एक क्रिश्चियन है। अनिल अंबानी का हो जो एक हिंदू है। तो तबका आप हर जगह देखें कि मार्क्स ने जहां ये बात कही कि तबका एक रियलिटी है, तो अली हसन साहब जरा मिसालें देकर आप हमें समझा दें कि नहीं जी, तबका एक रियलिटी नहीं है, और ये है कि मजदूर और सरमायादार भाई भाई होते हैं, जागीरदार और किसान भाई भाई होते हैं। भाई आपका फिर इसी तरह आप जागीरदार और किसान का देख लें। भाई पंजाब में रहने वाला जो जागीरदार है और सिंध में रहने वाला जागीरदार है, क्या दोनों के बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जाते? क्या दोनों की बीवियां अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराती? क्या दोनों के जो औलादे हैं उनकी शादियों पे धूम धड़क के नहीं होते? 5 स्टार होटल में नहीं होते? किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, वहां आपको जो है वो सिंधी वडेरा, पंजाब का चौधरी, बलूचिस्तान और जो केपी का खवानीन है, वो सब एक साथ बैठे हुए एंजॉय कर रहे होंगे। तो तबका हर जगह रियलिटी है। आप हजारों इसमें मिसालें आपको दी जा सकती हैं। तो मार्क्स ने अगर कहा है कि तबका एक रियलिटी है, तो अली हसन साहब कहीं पर हमें मिसालें देके ये साबित करके बताएं कि ये नहीं है। ब्रिटिश जियोग्राफर
डेविड हार्वी, उसने एक जगह कहा कि भाई मार्क्स को वो समझा रहा था, कह रहा बड़ा आसान अंदाज में मैं आपको समझा सकता हूँ, यू लेट मी नो हाउ मच यू हैव गॉट इन योर पॉकेट एंड आई विल टेल यू द रेस्ट। आप मुझे ये बताएं आपकी जेब में कितना पैसा है, मैं आपको बता दूंगा। तो मिसाल के तौर पे अगर अली हसन साहब ये कहें कि मेरी तनख्वाह लेट से या मेरा जो माहाना इनकम है वो 5 अरब रुपया है, तो मैं बता दूंगा कि भाई आप इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में किसी डिफेंस के इलाके में रहते होंगे, आपकी बीवी को जो है वो सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटते होंगे, आपके बच्चे जून की गर्मी में नंगे पैर नहीं घूमते होंगे, दिसंबर की सर्दी में ठटर ठटर के मर नहीं रहे होंगे, आपके बच्चों की सालगिरह जो है हवारी टावर या मैरियट या किसी अच्छे होटल में होती होगी, उनकी शादी जो है वो अच्छे होटल में होगी। और अगर अली हसन साहब कहें कि नहीं जी मैं मेरी तनख्वाह 22,000 है या 30,000 है, तो मैं कहूंगा कि जी आप ढोक अस्सू, ढोक सैयदा या ढोक काला खान में पिंडी में रहते होंगे, या लाहौर में मुगलपुरा, धर्मपुरा, शादरा में रहते होंगे, या कराची में हजारा कॉलोनी, लियारी या किसी कच्ची आबादी में रहते होंगे। आपके बच्चे जून की सख्त गर्मी में नंगे पैर घूमते होंगे, दिसंबर की सख्त सर्दी में ठटर ठटर के मरते होंगे, आप 12-12 घंटे पानी का इंतजार करते होंगे। तो तबके की ये रियलिटी है। अब अली हसन साहब ईमानदारी से जरा एनालिसिस के, क्योंकि जब भी आप मार्क्स के हवाले से बात करें तो ये बात पेश नजर रखें कि मार्क्स ने अमली जिंदगी, जो हमारी इंसानों की जिंदगी है, उसकी बेहतरी के लिए फलसफे को इस्तेमाल किया है। मार्क्स ने बात कही है, मा फौकुल फितरत, उन पर तनकीद की है, फलसफियाना एस्पेक्ट दिए हैं, लेकिन उस फिलॉसफी का सबसे अहम क्रक्स यह है कि जो समाज में वो हीगल की तरह नहीं कि ख्यालात की एक जंग चल रही है, एक आइडिया आता है फिर उसका रद्द आता है, फिर दोनों आइडियाज से एक तीसरा आइडिया जन्म ले लेता है, उसने ये लड़ाई इसमें दिखाई है। तो फिर ये आप पूरा वो तबके का देख लें, अगर मार्क्स ने कहा पूरी इंसानियत की तारीख जो है तबकाती कशमकश की, कहाँ नहीं। क्या स्पार्टकस ने रोमन एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी? क्या जंजी रिबेलियन मुसलमान एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ नहीं हुई? क्या शिकागो ने शिकागो में जो मजदूर हैं उन्होंने जो है वो सरमाएदारों के खिलाफ बगावत नहीं की, जाने नहीं दी? क्या फ्रांस में जागीरदारों के खिलाफ किसान नहीं उठे? क्या सिंध में हमारे सूफी शाह इनायत की और दूसरी तहरीकें नहीं चली? क्या चाइना में जो है वो किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ बगावत नहीं की? कहाँ आप इसको झूठ साबित करेंगे? दिखाएं ना कहीं पर, कोई प्रैक्टिकली हमें बताएं, कोई मिसालें दें कि नहीं जी मार्क्स तो बकवास कर रहा है, तब का कोई रियलिटी नहीं है। तो मार्क्स ने ये जो तल्ख हकीकत कही है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो दूर की बात है कि मैं कौमियतों के मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ। अली हसन साहब, अगर खुद आपका एक भाई जो है वो 5 अरब कमा रहा हो और आप 55,000 कमा रहे हो, तो या 30-40 हजार कमा रहे हो, तो आप दोनों की जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क होगा। कौम, कबीला, जात पात, रंगो नस्ल तो छोड़ दें, मैं आपके सगे खून की बात कर रहा हूं। तो मार्क्स इतना प्रीशेंट था, इसमें इतना फार साइटेड था कि उसने जो तबके की बात की, तबका इतनी बड़ी चीज है कि उसने कौमियतों को, जो कौम बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती उसको भी ट्रांसलेंड कर दिया। क्योंकि कौम का ये तो मसला है ना, जबान का ये तो मसला है कि एक पंजाबी मुसलमान के सामने एक नाइजीरियन मुसलमान अगर जम्बो मम्बो जो भी बोले अपनी जबान में, वो क्या समझेगा? कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन तबका इतनी रियलिटी है कि इसने कौम को भी ट्रांससेंड किया। डिफेंस में रहने वाले सिंधी को अल्लन फकीर का नहीं पता होगा, उसको कीट्स, शैले, बायरन का पता होगा। डिफेंस में रहने वाले पंजाबी को बाबा बुल्ले शाह का या शाह हुसैन वगैरह का नहीं पता होगा, उसको हो सकता हो शेक्सपियर को पता हो। डिफेंस में रहने वाले पठान को रहमान बाबा का हो सकता हो ना पता हो, लेकिन वो हो सकता हो कि लिटरेचर का कोई और बड़ा नाम D.H. लॉरेंस वगैरह को जानता हो। डिफेंस में रहने वाला बलोच जो है वो हो सकता हो कि उसको जो कोई बलोची शायर हैं उनका उनका नहीं पता हो, लेकिन हो सकता है वो अंग्रेजी शायरों से वाकिफ हो। डिफेंस में रहने वाले महाजिर को हो सकता हो मीरो गालिब का ना पता हो, लेकिन हो सकता है वो चार्ल्स डिकन्स और दूसरे लोगों को जानता हो। इन द सेम वे आप ये देखें कि डिफेंस में रहने वाला पंजाबी धोती कुर्ता पहनने में फख्र महसूस नहीं करेगा, हो सकता है वो कोई ब्रांडेड जुनेद जमशेद के कपड़े पहने। डिफेंस में रहने वाला सिंधी जो है वो अजरक या वो घेरे वाली शलवार पहनने में फख्र महसूस नहीं करेगा, हो सकता हो वो कोई वेस्टर्न ब्रांडेड ड्रेस पहने। डिफेंस में रहने वाला पख्तून और बलोच जो है वो अपनी पगड़ी लगाने में शायद इतना फख्र महसूस ना करे जितना वो जो है वो महंगे कपड़े पहनने में वो करे। तो आप हर जगह देखेंगे तबका आपको नजर आ रहा है, तबके की जो रियलिटी है उससे आप बच ही नहीं सकते। तो मार्क्स जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे यकीन रखता था, जो फलसफे को
انسانوں کو اس قابل بنانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کنڈیشنز کو سمجھے، اپنے معاشرے کو سمجھے اور سمجھ کر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں واسٹ میجورٹی آف مین کائنڈ کے لیے۔ اس نے جو تلخ حقائق بیان کیے ہیں، علی حسن صاحب ذرا مثالیں دے کر ہمیں سمجھائیں کہ وہ جو ہے وہ غلط ہے یا وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔